हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2022 में सिनॉप्सिस आईएएस का क्या रोल रहा है। और जब हम रोल की बात करेंगे तो मैं डेफिनेटली दो तीन चीज़ों की बात तो नहीं करूँगा। नंबर वन, जो बहुत ईजी क्वेश्चंस है जो हर बुक में मिल रहे हैं उनकी मैं बात नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ मेरे नोट्स में मैंशनड है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कहीं हमने लिख दिया, अब मैं कहूँ देखो मैंने ये लिखा तो था लेकिन क्वेश्चन से उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो उन चीज़ों की भी मैं बात करूँगा। मैं ये मान के चलूँगा कि वो आप सिनॉप्सिस के नोट से सॉल्व नहीं कर सकते। मैं बेसिकली जब बात करूँगा तो बात ये करूँगा सिनॉप्सिस आईएएस, बेसिकली जो नाम सिनॉप्सिस है वो कैसे हम जस्टिफाई करते हैं। आपने देखा होगा वेबसाइट पे बहुत जगह लिखा हुआ यूपीएससी इक्वल टू सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम इन दो चीज़ों के इर्द गिर्द रहते हैं। अब प्रीलिम्स में हमारे पास प्रीवियस ईयर का एक कोर्स था, मेन सीट गारंटी प्रोग्राम। इस कोर्स के बारे में मैं आपको ये लेक्चर से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तब आपको ये लेक्चर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इस कोर्स में हम क्या करते हैं, प्रीवियस 40 ईयर्स के, इस बार 25 थे बट हमने 40 ईयर्स के सॉल्यूशन दे दिए थे। यहाँ पर सारे 4 ऑप्शंस, सारे स्टेटमेंट और जितनी भी की टर्म्स हैं वहाँ पर एवरीथिंग वी हैव एक्सप्लेन्ड। साथ में कुछ ट्रिक्स वगैरह हमने डेफिनेटली दी हैं, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी दी हैं, तुक्केबाजी दी है, बट ये सब चीज़ें क्या है, गेस वर्क कब फेल होता है कब नहीं होता, उससे पहले बेसिक्स हैं। बेसिक कंटेंट को हम इन्हांस कर रहे हैं, राइट। अगर हम इतनी डिटेल में पढ़ के जाते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल 2019 में ये क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ मैसीर फिश के बारे में बात की है कि इनमें से कौन कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन का नेचर डिफरेंट था, हमने ये सारे ऑप्शन एक्सप्लेन किए कि ठीक है ये क्या होता है, इरावली डॉल्फिन क्या होती है। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये 2022 में, अगर आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बर्ड, अब ये देख के मुझे बर्ड की फीलिंग तो नहीं आ रही है। अगर आपने ये क्वेश्चन देखा है आपको क्लियरली ये सॉल्व करने में बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा और डेफिनेटली करने चाहिए। हो सकता है ये करंट अफेयर्स का पार्ट हो, लेकिन प्रीवियस ईयर में भी पूछा है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसी चीज़ जो करंट अफेयर्स में दिख जाए प्लस प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है उसके पूछने के चांसेस तो बहुत बहुत हाई है, ठीक है। ये डायरेक्टली सिनॉप्सिस के नोट्स में इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा था। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि सिनॉप्सिस नोट्स में इसलिए क्योंकि सिनॉप्सिस में बहुत अच्छा हम काम करते हैं, ठीक है। देन एमएसडीपी, ये एसिड रेन का क्वेश्चन है, ये इस साल का क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से कौन से एसिड रेन करते हैं, 2013 का क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ इन्होंने क्वेश्चन पूछा था एसिड रेन किस किस वजह से होता है। यहाँ आप ऑप्शंस देखो, इन्हीं यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से एक एक करके इस बार क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया। मैंने एक वीडियो बनाया था 18 टाइप ऑफ MCQs इन प्रीलिम्स, उसमें ये बात की थी, ठीक है। यहाँ आप देखो आंसर क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड कहीं नहीं, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ही नाइट्रस और नाइट्रिक के सारे ऑक्साइड आ जाएंगे। आंसर आपका हो गया 2 और 4। अब कहीं आपको अगर डाउट भी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड इधर है, यहाँ पर है, ये गलत हो गया। ओजोन यहाँ है, ओजोन यहाँ, ये गलत हो गया। तो आप देखोगे अगर आप सिर्फ ये 2013 तक ही क्वेश्चन करके जा रहे हो तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। एनीवेज, जैसे बायोफिल्म का क्वेश्चन है, 1993 का क्वेश्चन है, जो हमने किए थे ना 25 साल और 40 साल तक के, उसका कुछ रीज़न था, कभी हिस्ट्री से कभी साइंस टेक से। लगातार मैंने आपको ये चीज़ें तो बोली कि हिस्ट्री और साइंस टेक में तो आप पुराने क्वेश्चन करके ही जाओ। प्रोबायोटिक 2008 का क्वेश्चन है, बी सेल टी सेल तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले सेक्शन में कई बार इन्होंने पूछे हुए हैं। खैर ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ये इस साल का क्वेश्चन है, EPA में कौन सा बनाया गया, 2020 का बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, CGWA के बारे में। स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, इट वाज फॉर्म्ड अंडर EPA। तो डिटेल में बहुत कुछ दिया था, उसी में आप देखो यहाँ पर हमने ये बात की है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 33 में बना है। इसका आंसर B है, मतलब स्टेटमेंट 2 ट्रू है। 3 क्वेश्चन तो आपको बहुत ही डायरेक्ट दिख गए। अब ये क्वेश्चन है जो इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इसको लेके थोड़े से लोगों में डिबेट है कि ऑप्शन 1 ट्रू है कि नहीं, कि वाइल्ड लाइफ सोल प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की या नहीं, ठीक है। अगर आप रीसेंट कोर्ट जजमेंट देखो तो उन्होंने तो वाइल्ड लाइफ की बात की है। अगर आपने रीसेंट अमेंडमेंट की बात की हो तो इनफैक्ट वर्मिन्स को भी मारने के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको नहीं पता तो भी देखो, यहाँ 3 स्टेटमेंट हैं, 3 अलग अलग चीज़ों से सॉल्व हो रहे हैं। एक जो स्टेटमेंट 1 है इसको आप सॉल्व कर सकते हो 2020 के क्वेश्चन से। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये था, उन्होंने उस साल प्लांट के बारे में पूछा था कि प्लांट के लिए लाइसेंस लेना होता है कि नहीं, इस बार उन्होंने ये कह दिया कि वाइल्ड लाइफ है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो थोड़ा सा अंदाज लगाओगे, मैं बहुत डायरेक्ट नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको आइडिया है, आपने पिछले 25-30 साल के क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको समझ आएगा कि सोल प्रॉपर्टी है, लाइसेंस है, जो गवर्नमेंट जिस पर रेगुलेशन लगा रही है उसी टाइप का ऑप्शन है वो, ठीक है। देन इन्होंने कहा कि जब एक वाइल्ड लाइफ
वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्टेड डिक्लेयर हो जाता है, तो ऐसे एनिमल को इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है चाहे वो प्रोटेक्टेड एरिया में हो या बाहर हो। तीसरा ऑप्शन है एप्रहेंशन, सिर्फ एप्रहेंशन है कि डेंजर है इस बंदे से, उसको आप कैप्चर कर सकते हो, किलिंग कर सकते हो। तो हालांकि बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है, 3 को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट करोगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 को देख लेते हैं। 1 हमने यहाँ से सॉल्व किया इनडायरेक्टली, नॉट वेरी डायरेक्टली, ठीक है। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, यहाँ पर आप देखो, अगर जैसे ये क्वेश्चन था 2017 का, इफ़ अ स्पीसीज ऑफ टोर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर दिस, ऑप्शन क्या था, इट इंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर, ठीक है। अगर स्पीसीज ए और बी अगर एक ही शेड्यूल में आ रही हैं तो उनको सेम लेवल है, तो क्या स्पीसीज ए, यही टोर्टोइज अगर आपका एक नेशनल पार्क में मिल रहा है, एक बाहर मिल रहा है, तो क्या उनके लिए सेम लेवल नहीं होगा प्रोटेक्शन का? तो ये ऑप्शन अगर आप देखो, इसका आंसर आपको मालूम हो, तो मेरे हिसाब से आपको ठीक करना चाहिए था। देन अगर हम इसके पार्ट 3 की बात करें, ये सारे शेड्यूल वगैरह लिखे हुए थे इसमें, ठीक है, कौन से किधर आते हैं, राइट। अब यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 3 जो इसका था, उसमें आप ये एप्रहेंशन वाली चीज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ किलिंग की बात की गई थी क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ऑफ 1972 विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। तो थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हो कि जो एनिमल्स हैं उनको मारने के लिए लॉ की नीड पड़ रही है, ठीक है। एटलीस्ट कुछ प्रोसीजर तो है, सिर्फ एप्रहेंशन से तो काम नहीं चलेगा, ये एक सफिशिएंट ग्राउंड तो नहीं हो सकता किलिंग का। तो स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। तो अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप ये भी सॉल्व कर लोगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आप एमएसजीपी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, देखो कभी कभी नहीं भी होता है, जैसे रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाली ये बात है, किडनी कि रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लंग है अर्थ के, तो वेटलैंड किडनी की तरह फंक्शन करते हैं। तब भी इसमें देखो कुछ लोगों को ए और डी में डाउट है, इनफैक्ट हमने भी पहले इसका ए आंसर दिया था, बट अभी मुझे लग रहा है डी ज़्यादा बेटर आंसर होना चाहिए। कुछ कोचिंग सी आंसर दे रही है। तो अगर हम इनकी बात देखें किडनी से रिलेटेड, एटलीस्ट ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में हो सकते थे कि आपको किडनी का फंक्शन पता हो, या तो आपको पता है या फिर ये 2003 का क्वेश्चन है, ह्यूमन किडनी की फंक्शनिंग है, तो आपको समझ में आएगा वेस्ट रिमूवल से रिलेटेड काम करती है। हालांकि आसान चीज़ है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बायो का बंदा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता किडनी का फंक्शन क्या होता है, लेकिन क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पढ़े हैं तो मुझे पता है कि किडनी एटलीस्ट वेस्ट प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ इसका आंसर कि किडनी वेस्ट रिमूव करती है, तो हैवी मेटल वगैरह हैं जो भी यहाँ पर वेटलैंड में हो सकता है प्लांट होते हैं, वो हैवी मेटल और एक्सेस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट फिल्टर करते हैं। एक्वेटिक प्लांट हैं वो हैवी मेटल और एक्सेस न्यूट्रिएंट को फिल्टर कर लेते हैं। फिर भी अब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग कि अगर वेटलैंड में प्लांट ना हो तो कुछ लोग इसको सेम लॉजिक से सी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग इसको ए आंसर कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम वगैरह ये पीटीवीटी में दिया हुआ है, लेकिन मेरी गट फीलिंग है इसका आंसर डी होना चाहिए, बाकी अब यूपीएससी जाने, राइट। तो अगर मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसका आंसर डी लगाऊंगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर एक तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सिनॉप्सिस के और सभी कोचिंग के करंट अफेयर्स में होगा। एमएसजीपी से कैसे रिलेटेड है, तुक्केबाजी हम थोड़ा बहुत तो सिखाते ही हैं। लोगों ने कहा कि एलिमिनेशन इज एलिमिनेटेड, ऐसा नहीं है। देखो इनफैक्ट कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, ये मैंने कल यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट भी की थी, वहाँ भी ये बात की थी, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आप बिना एलिमिनेशन के कर नहीं सकते। देखो रीज़न क्या है, 4 में से आपको एक सेलेक्ट करना है, इसका मतलब क्या है 4 में से 3 रिजेक्ट करने हैं, या मैं दूसरी बात कहूँ 4 में से 3 एलिमिनेट करने। तो जब एग्ज़ाम ही एलिमिनेशन का, तो एलिमिनेशन टेक्निक कैसे एलिमिनेट हो सकती है? हाँ ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पेयर्स टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए, बट एलिमिनेशन तो वहाँ भी है ना, ओनली 1 पेयर इज़ ट्रू, 2 पेयर्स आर ट्रू, 3 आर ट्रू, 4 आर ट्रू। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा ए सही है, बी गलत है, सी गलत है, एटलीस्ट आपको पता है कि मेरे एटलीस्ट ए और डी में से ही कोई आंसर है। हो सकता है आप 100% आंसर पे ना पहुँचो, एक एलिमिनेट कर पा रहे हो या फिर 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो या फिर 3 एलिमिनेट कर दिए, बट एलिमिनेशन का स्कोप तो है। एलिमिनेशन टेक्निक की गारंटी वैसे भी 100% आपको आंसर तक पहुंचाने की नहीं होती। तो जो यूपीएससी थोड़े बहुत चेंजेस करता है ना, उससे घबराना नहीं है, एग्जाम हॉल में परेशान नहीं होने। ठीक है, नए टाइप के क्वेश्चन पूछ ले, कल और नए टाइप के पूछ लेगा। ठीक, अभी ये क्वेश्चन पे तो हम बाद में आएंगे। मैं साइंस टेक में अगेन वापस से बात करता हूँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। कुछ तो हम डायरेक्टली देखेंगे, जहाँ ये डी लिखा है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट है, प्रोबायोटिक डायरेक्ट है, बी सेल। जहाँ आई है वो इनडायरेक्ट है। ये बेसिकली वो हैं जहाँ साइंस टेक में आपको ऑल ऑफ द अबव लगाने की टेक्निक सिखाई गई है। बायोफिल्म का क्वेश्चन देखते हैं, करंट में रहा होगा मान लेता हूँ मैं। बायोफिल्म के ऊपर 1993 में क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है एक्यूमुलेशन। बायोफिल्म एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट सरफेस
किसी भी सरफेस पे एक्यूमुलेशन है, जैसे रॉक हो गया, टूथ हो गया, ये हो गया, सरफेस पे एक्यूमुलेशन। यहाँ जो इस साल 2022 का क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है? बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन सम सरफेस, मेडिकल इम्प्लांट्स पे, यही है ना, एट सरफेस। यहाँ पे क्या है? बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड या इस वाली सरफेस। तो अगर आपको ये सी ऑप्शन पता है तो 1 और 2 तो आपके परफेक्टली ट्रू हो गए। ए और डी में से कोई आंसर है, बी और सी गलत है। अब ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस दे सकते हैं या नहीं, देखो सोच के तो लगता है कि देना चाहिए। और साइंस टेक में अगर हम वो गट फीलिंग वाले पे जाएं कि ऑल ऑफ द अबव पे जाओ, तो आंसर इसका डी होना चाहिए। तो इसका आंसर 1993 वाले का आंसर अगर इस वजह से कि सरफेस पे है, इस वजह से सी है, तो 1 और 2 तो क्लियर है। सी जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आप जब भी साइंस टेक के क्वेश्चन होते हैं वहाँ ऑल ऑफ द अबव इन जनरल लगाते हो। तो एलिमिनेशन देखो यहाँ है, कौन कह रहा है एलिमिनेशन का स्कोप नहीं है। अगर मुझे ए और डी में चूज़ करना हो एग्जाम में, मैं आंख बंद करके डी चूज़ करूँ, भले ही ये गलत हो जाए, हम अपने ट्रिक्स पे तो भरोसा करते ही है ना। तो 2 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, 2 स्टेटमेंट, आपको एक चीज़ और क्लियर पता है कि अगर 1 ट्रू है तो 2 भी ट्रू होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कहाँ बताई थी, जब मैंने एक वीडियो बनाया था। यहाँ आपको ये कहा था 18 टाइप ऑफ MCQ इन UPSC प्रीलिम्स, ये इसका बेसिकली थंबनेल है। यहाँ हमने डिस्कस किया था कितने टाइप के MCQ है, अपार्ट फ्रॉम द टाइप ऑफ कीवर्ड, 8 टाइप ऑफ कीवर्ड इन CSET। आप देख लेना, बाकी सारी कहानी एक तरफ है। इन 2 वीडियो में मैंने बहुत स्पेसिफिक वे में फोकस करके आपको ये कही है बात, आपको वीडियो देखनी चाहिए, अभी भी हर साल वैलिड है। तो 50-60 बार आपको देखने चाहिए थे, राइट। देन प्रोबायोटिक की बात करते हैं। ये इस साल का क्वेश्चन है। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया और ईस्ट पे होते हैं, प्रोबायोटिक फूड में आते हैं, बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। थोड़ा सा मुझे एक्सट्रीम वर्ड लगा। एलिमिनेशन पे अगर मैं जाऊँगा तो 2 एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है, और 2 एलिमिनेट कर दूंगा, 2 यहाँ नहीं है, तो मे बी आंसर यहाँ कहीं होगा। प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। पुराना क्वेश्चन देखते हैं 2008 का। प्रोबायोटिक फूड कंटेन लाइव बैक्टीरिया, ठीक है, विच आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल टू ह्यूमन। प्रोबायोटिक फूड हम खाते हैं ना, बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरिया, यीस्ट और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो एक और क्वेश्चन है दूसरा, प्रोबायोटिक फूड हेल्प इन मेंटेनिंग गट फ्लोरा, ठीक है, गट फ्लोरा मेंटेन करते हैं, इस वजह से ये लोग डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें, वही क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर करके कि डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, ठीक है, डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते होंगे, ये हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा एक्सट्रीम दिख रहा है। तो एनीवेज ऐसा कोई स्टेटमेंट है भी नहीं जहाँ 1 और 3 के अलावा 1, 2 और 3 हो। थोड़ा डाउट हो भी सकता था, लेकिन 1, 2 और 3 होता तो भी मैं इसको एलिमिनेट करता, राइट। नेचुरली हो सकते हैं, ये किसने कहा बैक्टीरिया और यीस्ट, ये वायरस नेचुरली अकर नहीं होते, राइट। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बस डिफरेंस क्या है, बायोफिल्म आपका 1993 का क्वेश्चन है, ये आपका 2008 का क्वेश्चन है। तो इसमें मेरी आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है, इधर उधर रैंडम टेस्ट सीरीज मत खरीदो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो। अगर आप 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करके 1-2 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा एग्जाम में अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो भी बहुत बड़ी हेल्प है। अभी तो हम 2 सब्जेक्ट पे आए ना, इन्वायरमेंट के बाद अभी साइंस टेक चल रहा है। देन बी सेल एंड टी सेल इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, पैथोजन से बचाते हैं डिजीज़ से। 2019 का ये क्वेश्चन था। CAS जो प्रोटीन है ये न्यूज़ में क्यों रहता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है MSGP में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ हमने टी सेल की बात की थी, इम्यून सिस्टम की बात करता है, पैथोजन से बचाता है। और करंट अफेयर्स, काफ़ी पुराने करंट अफेयर्स में हमने कवर किया था, जो हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस 5 मिनट चलाते थे, वहाँ पर ये कवर किया हुआ है। एक ये जो प्लाज्मा थेरेपी थी, वहीं पर प्रोसेस में हमने बताया था कि जो ये बी सेल हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट या वाइट ब्लड सेल है, यहाँ पर आप पढ़ लो, इम्यून सिस्टम के सेल है, पैथोजन से बचाते हैं। तो करंट में है, ठीक है, मान लेता हूँ मैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन, अगर आप CAS प्रोटीन के बारे में थोड़ा भी डिटेल में पढ़ने जाओगे तो आप पढ़ोगे टी सेल से रिलेटेड है, ये भी प्रीवियस ईयर से हो रहा है सॉल्व। अगला देखते हैं, नैनो पार्टिकल। इस बार जो क्वेश्चन पूछा है, अगेन यहाँ पर नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक नैनो पार्टिकल, मतलब दुनिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेकर और छोटे छोटे लेवल पे भी जा रही है, और आप कह रहे हो नैनो पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये तो कतई वाहियात सी बात हो गई। मैं ऑप्शन 1 तो वैसे ही एलिमिनेट करूँगा, राइट। 1 एलिमिनेट करूँगा तो मेरे पे ये ऑप्शन बचे। नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक। कितना सिंपल सा स्टेटमेंट है ना। एंड थर्ड चीज़, सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर इन्वायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन। 2014 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा था कंसर्न रिगार्डिंग नैनो पार्टिकल, ठीक है, यही कंसर्न था, यहाँ इन्होंने इन्वायरमेंटली अनसेफ की बात कर दी। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको पता है कि 3 आपका सही है, तो बी और डी में एनीवेज आप हो, ठीक है। बाकी इन्होंने जो स्टेटमेंट कहे थे कि ये
इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, फूड चेन में जा सकते हैं, फ्री रेडिकल ट्रिगर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको बेसिकली ये पता है। नैनो पार्टिकल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना ज़्यादा आप पढ़ पाओ उतना पढ़ लो, ठीक है। अब जो ये स्टेटमेंट है ना, सम मेडिकल ऑक्साइड यूज्ड इन सम कॉस्मेटिक, ठीक है, हो सकते हैं कुछ नैनो पार्टिकल किसी टाइप के, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड के कुछ कॉस्मेटिक बनाते हैं, बहुत ही माइल्ड सा स्टेटमेंट है, ये होना चाहिए ट्रू। तो एलिमिनेशन टेक्निक्स वर्क तो कर रही हैं। बस मेरा ये कहना है, प्रीवियस ईयर पे अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हो तो कहीं से कहीं तक आपका लॉस नहीं होने वाला। एक और चीज़, जो मैंने ये 18 टाइप ऑफ MCQs बताए हैं, वहाँ मैंने जब मल्टीपल स्टेटमेंट की बात की थी, वहाँ एक ये बात की थी जहाँ 5 से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं, ठीक है, वहाँ मैंने ये कहा था जनरली ऑल आर नॉट करेक्ट। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखो, इस रूल को आप ध्यान रखो, तब आप ये देखना, ये सोलर फ्लेयर वाला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। बड़ा क्वेश्चन है, डरने की नीड नहीं है यार, छोटे छोटे तो स्टेटमेंट हैं। सोलर फ्लेयर है, अर्थ पर पहुंचता है, तो इनसे क्या क्या पॉसिबल है, पॉसिबल इफेक्ट ऑन अर्थ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक आप इसमें ये ट्राई करो कि ये मान के चलो कि 7 के 7 ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे, मुझे गलत ढूंढना है। मुझे स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है, GPS दिख रहा है, फेल हो सकता है, ये तो करंट अफेयर्स की नॉलेज में भी दिखता है ना, ये सब ने कवर किया हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि हम ही ने कवर किया है, ये सब लिखा हुआ है। इफेक्ट ऑफ जियोमेट्रिक स्टॉर्म कैन रेंज फ्रॉम अरोरा हो सकते हैं, लाइट हो सकती है, डिसरप्शन इन कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ये सबको पता है, ऐसा हम कोई अनोखे नहीं है कि सिनॉप्सिस नहीं बनाया, ठीक है। 1 आपको ट्रू लग रहा है, सुनामीज कैन अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, थोड़ा डाउट आएगा। सुनामी अगर आपको पता हो कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली वॉल्केनिक और अर्थक्वेक की वजह से होता है, प्योरली सेस्मिक फिनोमिना है ये। अब तक मैंने तो कभी नहीं देखा सुनामी, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, जियोलॉजी भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे आज तक तो ऐसा कोई रीज़न नहीं मिला, ठीक। तो इसको फिलहाल मैं 2 को रॉन्ग मान के चलता हूँ। अगर मैं 2 रॉन्ग मानता हूँ ना, तो मेरे पे आंसर दिख रहा है C। अब मुझे बस कंफर्म करना है, अगर ये है तो 3, 4, 5 मुझे चेक करना है एक बार। 5 क्या कह रहा है, फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट। अब ये क्या हो गया, बहुत ही एक्सट्रीम सी बात है। अगेन 5 पे मेरी गाड़ी अटकेगी, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो मैं कन्फर्मली कह सकता हूँ कि इसका आंसर C है। बाकी आपको ऑप्शन पढ़ने भी नहीं पड़ रहे, तो जो देखो डेफिनेटली मैंने क्या कहा आपको, ये 18 टाइप ऑफ MCQ ये पढ़ने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए ना एग्जाम में पूछ क्या रहा है। एंड 8 टाइप ऑफ CSET कॉम्प्रहेंशन, ये वीडियो देख लेना, आपका पूरा CSET हो जाएगा। अगर 1-2 वीडियो इस साल का आप CSET पास कर लोगे। सिर्फ ये 3 वीडियो आपके लिए इस साल कहाँ से कहाँ आपको रिजल्ट देंगे, जिन्होंने फॉलो किया वो जानते हैं। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो, आप कमेंट कर सकते हो, राइट। तो ये आप MSGP से सॉल्व कर पा रहे हो डायरेक्टली। देन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो बताऊँ मैं, इन जनरल हम सब ये कहते हैं ना कि जब साइंस टेक में आंख बंद करके डी जाओ। अब मेरा इसमें एक सबमिशन है आपको, हो सकता है इसका आंसर डी ना हो सकता है बी हो, UPSC कल के दिन कुछ और कह दे। लेकिन देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव मारना है आपको, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या है, हो सकता है गलत हो, कोई बहुत ही टेक्निकल चीज़ पूछ दी हो कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं बने, क्या पता कोई चीज़ ओपन सोर्स पे ना बनी हो सकता है। लेकिन एग्जाम में हम डी लगाएंगे, क्यों? एक क्वेश्चन में आपको ऐसा स्कोप दिख रहा है, वेब 3.0 में आपको दिख रहा है, थोड़ा बहुत आपको पता है ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं हर एक करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो बहुत जनरल से है, यहाँ भी आपको डी लगाना चाहिए। देन SaaS कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, शार्क टैंक के बाद तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर ही सर्विस दे रहे हैं, जैसे हम आपको SaaS प्रोवाइडर है, एडटेक कंपनी कोई भी है, SaaS प्रोवाइडर है, ठीक, वो SaaS बहु वाली SaaS नहीं, ये वाली SaaS। तो क्या ये यूज़र बायर कस्टमाइज़ कर सकते हैं इंटरफेस? जीमेल में आप करते हो ना, आपकी मर्जी, आप इस फोल्डर में डालो, उस फोल्डर में डालो, ठीक है। वो अपना डेटा मोबाइल डिवाइस से कर सकते हैं, डेफिनेटली करते ही हैं। आउटलुक, हॉटमेल, फीमेल, जीमेल सारे SaaS के फॉर्म हैं, ठीक है। इसमें भी आपको डी लगाना चाहिए। देन अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से शॉर्ट रेंज डिवाइस क्या है? RFID अगर आपको ना पता, ID कार्ड होता है बेसिकली आजकल बच्चों के पास है, जहाँ एक छोटी सी चिप लगी होती है, यहाँ फोटो वगैरह लगी होती है, ये सारे, ठीक है। RFID अगर आपको पता है शॉर्ट रेंज डिवाइस है, ठीक है। 100 मीटर। CCTV शॉर्ट रेंज में काम नहीं करता है, मतलब ये तो पता है ना आपको, नॉर्मल समझ में आ रहा है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई की बात कर रहा है, वाइफ नहीं वाईफाई। तो वैसे वाईफाई भी और वाइफ दोनों ही शॉर्ट रेंज में आपको तंग करते हैं, पास होते तब ज़्यादा तंग करते हैं। तो 1 2 3 क्या ये ठीक नहीं होना चाहिए? हो सकता है UPSC कुछ और आंसर दे दे। तो आप देखो यहाँ पर इतने क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हो, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 इनडायरेक्टली, इनफैक्ट 4 ओपन सोर्स, वेब, SaaS एंड कम्युनिकेशन। तो 5 क्वेश्चन डायरेक्टली साइंस टेक में आप सॉल्व कर पा रहे हो, 4 आप टेक्निक से सॉल्व कर पा रहे हो। बाकी क्वेश्चन आप देखो, ये क्यूबिट है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, हमने कवर किया हुआ है, दिसंबर करंट अफेयर्स में भी कवर किया था, 2020 सीरीज़ में भी कहीं होगा, ठीक है। ये क्वांटम बिट, क्यूबिट हर एक कोचिंग के करंट अफेयर्स में मिल रहा है।
कोविड वैक्सीन, ये हमने कहीं ना कहीं कवर किए हैं, आप ये पढ़ लेना। ये वाली जो साइंस टेक की मैंने फ्री PDF अपलोड किया, वहाँ देखना ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, उसी का स्क्रीनशॉट है। नॉन फंजिबल टोकन ये भी है, इसमें थोड़ा सा डाउट A और D में हो सकता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो आपको यहाँ देखो, ये नॉन फंजिबल टोकन के ऊपर जो हमने बात की है, इन पॉइंट्स को आप पढ़ना, आपको साफ साफ समझ में आएगा। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली कि ये यूनिक होती हैं और हर एक NFT की वैल्यू दूसरे NFT से अलग होती है। तो इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग, कुछ लोग इसका आंसर D भी दे रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जब एक NFT की वैल्यू दूसरे के इक्वल नहीं है, यूनिक और डिस्टिंक्ट है, तो डेफिनेटली फिर वो आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते हो, मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन यूज़ नहीं कर सकते हो। ये इसका आंसर ऐसे होना चाहिए। 2020 सीरीज से सॉल्व हो रहा है। DNA बारकोडिंग, DNA टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बात की है, अगर आप वो PDF देखो, साइंस टेक फ्री अपलोडेड है, आप देख लेना फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में, वहाँ हमने बात की है DNA और RNA टेक्नोलॉजी की बात की है। यहाँ हमने कहा है DNA का सिर्फ एक फंक्शन होता है टू कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जितनी मेरी आपकी समझ है उसके अकॉर्डिंग एज तो जेनेटिक फंक्शन नहीं है ना, जीन से कहाँ है, आपके फादर मदर की एज क्या थी उससे आपकी एज का क्या लेने देना है, ठीक। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आप DNA टेक्नोलॉजी के ऊपर ये चीज़ पढ़ के गए हो तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एनीवे इसमें 1 2 3 तो है नहीं, तो एक तो कोई एलिमिनेट करना है। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, एक जैसी है। इंसान, बंदर, वनमानुष और गोरिल्ला में आप डिफरेंस कैसे करते हो DNA से? आप कैसे बता दो ये आदमी दिखता तो बंदर जैसा है, हरकतों में बंदर जैसा है, लेकिन ये है इंसान, तो DNA से बताते हो आप। अनडिज़ायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल, प्रोसेस फूड, अगेन फूड का एक DNA, उसमें अनडिज़ायरेबल दूसरा, ये आपका प्रोसेस फूड है और ये इसमें अनडिज़ायरेबल मटेरियल आ गया, इसका DNA अलग होगा, इसका अलग होगा। तो जीन इन्फॉर्मेशन से आपके 2 और 3 तो ठीक है, 2 और 3 यहीं पे दिख रहे हैं। अब आपको वेरीफाई करना भी था तो एज, ये भी आप प्रीवियस ईयर, सॉरी ये सिनॉप्सिस के जो साइंस टेक के फ्री मटेरियल है उससे कर सकते हो। एंड ये वाला मेरी उम्मीद है कि ये करंट अफेयर्स में होना चाहिए जनवरी फरवरी, बट आई थिंक ये हम अपने साइंस के मटेरियल में तो कवर नहीं किया, मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं था, उस वजह से नहीं किया। तो एनीवेज हम 100% तो कभी कवर नहीं करेंगे, ठीक है। आपको 2-3 चीज़ें डाउनलोड करने की और नीड, सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज में जाना, यहाँ साइंस एंड टेक है, ये 2nd एडिशन है, इससे बेटर बुक आपको मार्केट में मिलेगी ही नहीं। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर साइंस टेक, आर्ट एंड कल्चर एंड तीसरा इन्वायरमेंट, इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर मैंने पर्सनली बैठ के बहुत डिटेल में बुक लिखी है, सारे एक्सपीरियंसेस जो हो सकते वो शेयर किए, राइट। तो अगर आप सिनॉप्सिस का विज़न देखो, अबाउट अस पेज पे जाओ, यहाँ आप देखोगे बेसिकली हम जहाँ जाते हैं सिलेबस और प्रीवियस ईयर, हर पेज पर, हर कोर्स पेज पर आपको ये चीज़ दिखेगी। MSGP की बात मैंने की, आप यहाँ जाना है स्पेशल कोर्सेज़ में, स्पेशल कोर्स ओवरव्यू देखो। चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, देखो प्रीलिम्स आप देखोगे 2-3 कैटेगरी के कोर्सेज है। 2020 सीरीज़ है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, लिए कहाँ से टॉपिक, प्रीवियस ईयर से। MSGP 25 साल के बदले इस बार हमने 40 साल के सॉल्यूशन दे दिए, ठीक है। PT 5 साल के करंट अफेयर्स हैं, CSET और ये सब ठीक है, सबको पता है। देन मेंस के जो स्पेशल कोर्स है, यहाँ देखो आप मेंस के 300 टॉपिक लिस्ट देख लेना, बहुत काम आएगी। 5 साल के कंटेम्प्रेरी, 1 साल के करंट, मेंस आंसर बिल्डिंग, अगेन यहाँ क्या है 40 ईयर्स प्रीवियस, और यहाँ पर एक आपका इस साल के जो रिसेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके आप डेफिनेटली आंसर लिखना सीख सकते हो। यूट्यूब पे अगर आप फ्री फॉलो कर रहे हो तो ये 2 प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करना, MSGP फॉर प्रीलिम्स, इसी में मेंस आंसर बिल्डिंग फॉर मेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइडेंस सीरीज़, यहाँ पर आप देखना, ये 4 वीडियोस आप देखना, आपको समझ आएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। GS1 में कितने 12 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, GS2 में 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर GS4 में ऑलमोस्ट रिपीटेड पेपर है, राइट। तो आई होप कि मैंने आपको सिनॉप्सिस का रोल और काफ़ी सारी चीज़ें बताई होंगी। साइंस टेक में हम देख पा रहे हैं 5 + 4 9 क्वेश्चन हैं, एंड इन्वायरमेंट में 1 2 3 4 तो हम डायरेक्टली कर पा रहे हैं, 2 को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि डायरेक्ट नहीं है या हो सकता सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। 4 क्वेश्चन इन्वायरमेंट में डायरेक्ट जो हमें दिख रहे हैं, प्लस साइंस टेक में 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करते हो तो 4 इन्वायरमेंट प्लस 5 साइंस टेक, 9 डायरेक्ट और 4 इनडायरेक्ट, 13 क्वेश्चन। 13 का मतलब क्या होता है, प्लस 26। अब आप देखो क्वेश्चन अगर आप करते हो ना, सिनॉप्सिस का रोल क्या होता है क्या नहीं होता है, तो डेफिनेटली अभी तो हम 2 ही सब्जेक्ट पर पहुँचे हैं और हमने तो पूरे MSGP कोर्स में कहा है। ये पहले भी मुझे पता था कि MSGP से इतने क्वेश्चन आएंगे, एंड बिलीव मी कट ऑफ आपकी सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाओ और बेसिक बुक पढ़ के जाओ, आपकी कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है। देखते हैं अगले टॉपिक्स में आते हैं, मेंस भी शुरू करना है तो धीरे धीरे 1 by 1 हम चीज़ें करेंगे। आई होप कि आपको मेरा मैसेज समझ आया होगा, मैं क्या कह रहा हूँ। सिनॉप्सिस के आप स्टूडेंट हो नहीं हो एक अलग चीज़ है, बट
यूपीएससी इक्वल टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सिलेबस, इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा फॉलो करोगे अपनी डायरेक्शन उतनी ज़्यादा अलाइन रख पाओगे। जो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ये आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको पता हो यूपीएससी के क्वेश्चन पढ़ने का, सॉल्व करने का नेचर क्या है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्रोबेबली अब हम मेंस के लिए मिलेंगे और लगातार उसमें गाइडेंस देखेंगे, ऑप्शनल और जीएस वगैरह के लिए भी। आप ये 3-4 चीज़ें डाउनलोड कर लेना सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज सेक्शन से। एक तो ऑप्शनल में ज्योग्राफी ऑप्शनल का ये प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज है, सोशियो का प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज है, पीएसआईआर आई थिंक 2021 अपडेटेड है, जियोलॉजी का अपडेटेड है। बाकी इनमें मुझे बस रिसेंट थोड़ा सा काम करना है, ये 3-4 सब्जेक्ट और अपलोड हो जाएंगे, पबेड, हिस्ट्री, एंथ्रो। देन जीएस में भी आप देखना ये वाला प्रीवियस 1979 से लेके अब तक का अपलोडेड है। राइट, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।